गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। आज का अपना नया टॉपिक है आवेशन। किसी वस्तु को अपने किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो इससे पहले अपने टॉपिक पढ़ा था घर्षण। घर्षण विधि के द्वारा अपने दूसरी वस्तु पर, यानी एक वस्तु आवेशित है तो दूसरी वस्तु पर अपने घर्षण विधि से आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। इसी आधार पर दूसरी विधि है प्रेरण विधि। सेकंड विधि कौन सी है? प्रेरण विधि। प्रेरण विधि क्या है कि जब किसी एक आवेशित वस्तु को दूसरी निरावेशित वस्तु के निकट रखा जाता है और जो निरावेशित वस्तु है वो भूसंपर्कित होगी, पृथ्वी से जुड़ी होगी, तो दूसरी वस्तु पर ऑटोमेटिक अपने आप विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। क्या कहलाएगी? प्रेरण विधि। अब देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसको हम कैसे समझेंगे? पहली वस्तु है आवेशित वस्तु, इसके निकट अपने कुचालक स्टैंड पर एक निरावेशित वस्तु को रखा है। ये पहला डायग्राम यहां से लेकर यहां तक। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो दूसरी वस्तु जिसको अपने कुचालक स्टैंड पर रखा था उस पर प्लस का नेगेटिव, यहां पर ऑटोमेटिक क्या होगा, प्लस का विपरीत प्रकृति का नेगेटिव आवेश यहां पर उत्पन्न हो जाएगा, और जितना इसके अंदर नेगेटिव उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये दूसरा डायग्राम हो गया। तीसरा डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे अपने तीसरे डायग्राम के अंदर या तीसरी कंडीशन के अंदर इस निरावेशित वस्तु को भूसंपर्कित करेंगे, भूसंपर्कित करना है, पृथ्वी से जोड़ना है, तो जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो ऑटोमेटिक पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, तो इस वस्तु पर केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो तीसरे डायग्राम में हम देखते हैं, तीसरा डायग्राम यहां से लेकर यहां तक है। पहली वस्तु आवेशित वस्तु है सेम, दूसरी वस्तु जो उदासीन थी उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया। तो वह विधि जिसके अंदर अपने क्या करेंगे, एक आवेशित वस्तु को दूसरी निरावेशित वस्तु के निकट रखेंगे जो भूसंपर्कित है, तो दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट। पहला है, प्रश्न है, प्रेरण विधि में दोनों वस्तुओं के मध्य वास्तविक संपर्क नहीं होता है, वास्तविक रूप से दोनों वस्तु जुड़ी हुई नहीं है। सेकंड, दूसरी वस्तु पर सदैव विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, विपरीत प्रकृति अपोजिट। पहली वस्तु पर आवेश कैसा है? पॉजिटिव, तो दूसरी वस्तु पर आवेश कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में है आवेशन की तीसरी विधि, और तीसरी विधि है चालन विधि। आवेशन की तीसरी विधि है चालन विधि। चालन विधि क्या है? डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। जब किसी आवेशित वस्तु को एक चालक तार की सहायता से निरावेशित वस्तु से जोड़ा जाता है, जब किसी आवेशित वस्तु को एक चालक तार की सहायता से निरावेशित वस्तु से जोड़ा जाता है तो निरावेशित वस्तु पर भी समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह विधि कहलाएगी आवेशन की चालन विधि। तो डायग्राम में हमने यहाँ पर क्या किया है, ए और बी दो वस्तु ली है। जो ए वस्तु है वो कैसी है? आवेशित है, और बी वस्तु कैसी है? निरावेशित है। दोनों को अपने कुचालक स्टैंड पे रखा है, अलग अलग कुचालक स्टैंड पे रखा है। तो जैसे ही दोनों वस्तुओं को अपने चालक तार से जोड़ेंगे तो पहली वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर आवेश क्या होगा? संचरित होगा। तो इसको अपने यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पहली वस्तु पर जो आवेश है वो Q1 इक्वल टू क्या है? Q। दूसरी वस्तु पर जो आवेश है वो है Q2 इक्वल टू 0। जैसे ही दोनों वस्तु को अपने अलग अलग कर देंगे तो दोनों पर आवेश का परिमाण बराबर हो जाएगा। दोनों पर आवेश का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा, और आवेश क्या होगा? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। पहली वस्तु का आवेश कितना है? Q1, और दूसरी पर कितना है? Q2 है। अब विशेष पॉइंट क्या है? विशेष पॉइंट ये है कि यहाँ पर दोनों वस्तुओं के मध्य वास्तविक रूप से संपर्क हो रहा है, यानी वास्तव में दोनों वस्तु एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, और स्पर्श किससे कर रही है? चालक तार से। सेकंड ये है कि यहाँ पर चालन विधि में
दूसरी वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है। यानी आवेश, पहली वस्तु का आवेश कैसा है, पॉजिटिव, तो दूसरी वस्तु पर भी आवेश कैसा है, पॉजिटिव ही है। यानी दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अब इसके अंदर अपन आज का क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट था 11 में, उसमें जो मैंने प्रश्न दिया उसका आंसर था अनियमित वेग। काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है, 40-42 बच्चों ने। इसके बाद में आज का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट करें, विद्युत बल और चुंबकीय बल विद्युत बल और चुंबकीय बल गति के कौन से नियम का पालन करते हैं, ये क्वेश्चन है अपना। विद्युत बल और चुंबकीय बल गति के कौन से नियम का पालन करते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आंसर है। इनमें से एक का पालन करना है। अगर फर्स्ट का कर रहा है तो आप इसमें फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड का कर रहा है तो आप सेकंड लिखेंगे, और थर्ड का कर रहा है तो आपको लिखना है थर्ड। ये क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो 3 बार देखना है। आप लिखेंगे 3 व्यू, कितने नंबर के हैं, 10 नंबर के। इसके बाद में क्वेश्चन जो दिया गया है उसका आंसर लिखना है, कितने नंबर का है, 10 नंबर का। 20 नंबर आपके ऐड हो रहे हैं। आप यूट्यूब पर मैसेज करें या पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विद्युत बल और चुंबकीय बल में समानताएं और असमानताएं लिखिए। विद्युत बल यानी कूलॉम के नियम से लगने वाला आवेशों के मध्य बल, और चुंबकीय बल, सॉरी यहाँ पे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जो दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के बीच में लगता है। इन दोनों में अपने को समानताएं और असमानताएं देखनी है। तो दोनों ही बल कैसे हैं, समक्षीबल। फर्स्ट समानता क्या है, दोनों ही बल समक्षीबल है, दोनों ही बल समक्षीबल है। सेकंड, दोनों ही बल केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल कौन से होंगे, जो दो पिंडों को बांधने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश लगता है। दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करते हैं। आपने पढ़ा था आवेशों के लिए F समानुपाती Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो बल और दूरी के बीच में रिलेशन कैसा है, लगने वाला बल दोनों पिंडों या दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करता है विद्युत बल। इसी प्रकार जो गुरुत्वाकर्षण बल है या गुरुत्वीय बल है, F समानुपाती M1 M2 बटा में R स्क्वायर। यह लगने वाला बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करता है। इसी प्रकार 4 नंबर, दोनों की जो परास है, विद्युत बल और जो गुरुत्वीय बल है, दोनों की जो परास है वो कैसी है, अनंत है। और लास्ट है 5 नंबर, विद्युत बल और गुरुत्वीय बल दोनों ही न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुपालन करते हैं। दोनों ही न्यूटन के गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का अनुपालन करते हैं। इसके बाद में है असमानता, अंतर लिखते हैं। तो जो विद्युत बल होगा वो गुरुत्वीय बल की तुलना में दुर्बल होता है, कमजोर होता है। 2 नंबर, विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति का हो सकता है। क्यों, क्योंकि आवेश कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, जबकि द्रव्यमान का कोई प्रकार नहीं, द्रव्यमान एक ही प्रकार का है। इसलिए जो गुरुत्वीय बल लगेगा वो केवल आकर्षण प्रकृति का लगेगा, ये अंतर दोनों में। 3 नंबर, विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। कैसे, जैसे हमने नियम लिखा था न्यूटन का, सॉरी कूलॉम का नियम लिखा था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, यानी ये किसके लिए लग रहा है, बल निर्वात के लिए लग रहा है। अगर माध्यम हो तो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन। इसका मतलब विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है।
बल माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। 4 नंबर जो विद्युत बल है वो आवेशों के मध्य लगता है, जबकि गुरुत्वीय बल द्रव्यमानों के मध्य लगता है। इसी के साथ ये टॉपिक अपना खत्म हो गया। इसके बाद में एक छोटा सा प्रश्न और है। क्वेश्चन ये है कि टेलीविजन या एलईडी या कंप्यूटर के पर्दे पर धूल के कण आसानी से चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे टीवी है, टेलीविजन है या कंप्यूटर है या एलईडी है, उसका जो पर्दा है उस पर जो धूल के कण है आसानी से चिपक जाएंगे। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कंप्यूटर के अंदर प्रेरण विधि है इसका मेन कारण। कंप्यूटर के अंदर या टेलीविजन के अंदर जो चित्र बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कारण बनेगा। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होगा? नेगेटिव। प्रेरण के कारण टेलीविजन या कंप्यूटर के पर्दे का जो बाहरी भाग जो हमें दिखाई दे रहा है उस पर आवेश आ जाएगा पॉजिटिव प्रेरण के कारण। इसका मतलब टेलीविजन या कंप्यूटर या एलईडी का जो बाहरी भाग हमें दिखाई दे रहा है वो कैसा है? उस पर आवेश कैसा होगा? पॉजिटिव। और पृथ्वी पर जो धूल के कण है वो सभी क्या है? नेगेटिव है। तो जैसे अपने टीवी या कंप्यूटर जो भी कुछ लेंगे, जैसे हम चलाएंगे तो जितने भी धूल के कण होंगे वो सारे के सारे वहां पर जाकर चिपक जाते हैं और प्रेरण विधि के कारण ऐसा होता है। इसी के साथ अपना लेसन ये खत्म हो गया। आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ें। एक शेड्यूल अपने सिस्टम सेट किया है टेस्ट का, तो सोमवार को आपका टेस्ट है फिजिक्स का, आने वाला जो सोमवार है फिजिक्स का टेस्ट होगा सोमवार को। इसके बाद गुरुवार को, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को बायो पब्लिक मैथमेटिक्स ये टेस्ट होगा। और लास्ट शनिवार को आपका जो टेस्ट है वो है केमिस्ट्री का। ये शेड्यूल अपना रहेगा टेस्ट का। अच्छे ढंग से तैयारी करिए आप। हर वीडियो को 3-4 बार देखें। कहीं भी कोई समस्या आ रही तो आप पूछें जरूर। सभी स्टूडेंट पढ़ते रहें, टेस्ट की तैयारी करें और सभी स्टूडेंट जो भी कमेंट के लिए क्वेश्चन दिया गया है कमेंट करके बताएं।